हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण में हम जो रीड करने की कोशिश करेंगे वो ये कि जो 8th हाउस है उसका संबंध सूर्य के साथ हो और साथ ही साथ कहीं न कहीं आपका जो लगन है उसका संबंध भी अगर अष्टम के साथ हो जाए, सूर्य का संबंध भी अष्टम के साथ हो और लगन का संबंध भी अष्टम के साथ हो जाए तो कुछ बहुत ही अलग सी पर्सनैलिटीज़ का जन्म होता हुआ दिखाई दिया है। मैं आपके सामने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की कुंडलियों को रखूँगा। तीनों में हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे और जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कुंडली को आप चेक कर पाएँगे, वहाँ पे भी आपको वो कॉम्बिनेशन मिल जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की कुंडली से। इस कुंडली में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देते हैं कि सूर्य जो हैं वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए। अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं शनिदेव और इस कुंडली में 7th और 8th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो बनते हैं शनिदेव। तो कहीं ना कहीं सूर्य का नक्षत्र के लेवल पर एक रिश्ता 8वें भाव से हो गया। दूसरा, लगन का रिश्ता कह रहा हूँ तो लगन क्या है यहाँ पे, ये है 27 डिग्री अश्लेषा नक्षत्र, स्वामी होते हैं बुध। तो बुध जो है उनका भी रिलेशन अनुराधा नक्षत्र से ही है, कहीं ना कहीं 7th और 8th हाउस के साथ कनेक्ट है। 7th हाउस जो है वो पब्लिक ओपिनियन के लिए जाना जाता है और माना जाता है कि 8वां घर जो है वो राजनीति को भी रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से अगर सूर्य साथ ही साथ लगन इनका संबंध कहीं ना कहीं अष्टम से हो रहा है तो जिंदगी में बड़े परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशंस की संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए फर्स्ट हाउस, वहाँ पे खुद शनि जाकर बैठे हैं जो कि 8th हाउस के लॉर्ड हैं। इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट हाउस के ऊपर भी, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी, यहाँ पे इवन चंद्रमा के ऊपर भी और लगन के ऊपर भी और कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर भी अष्टम भाव का कोई ना कोई प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को अब हम और भी लोगों के अंदर देखेंगे जो कहीं ना कहीं भारत के अंदर प्रधानमंत्री पद तक गए हैं। चलिए ये कॉम्बिनेशन तो हमने चेक कर दिया। अब दूसरे में देखते हैं हम राजीव गांधी जी की कुंडली को। यहाँ पे आप देखेंगे तो यह बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ को नोट करिए, मंगल यहाँ पे नहीं है और शनि यहाँ पर नहीं है। मंगल यहाँ पे नहीं है से मतलब है कि 4th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड, फादर और मदर के ओर से कोई प्रेशर नहीं है उस आत्मा के ऊपर कि आपको बस ये काम करना है, ठीक है। वो जो करना चाहते थे उन्हें आज़ादी दी गई, फाइटर पायलट बनना हो चाहे कमर्शियल पायलट बनना हो चाहे जो भी बनना हो उनको फ्रीडम दी गई। ना तो कभी मदर ने बाउंड करने की कोशिश करी, ना ही फादर की तरफ से कोई बाउंडेशन आई। बाकी के जितने ग्रह थे वो कहीं ना कहीं उस सोल को, उस आत्मा को बाउंड कर रहे थे। अब देखिए सूर्य जो हैं वो लगन में ही बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में और उनका संबंध जो है एग्जैक्टली जुपिटर के साथ है जो कि इस कुंडली में कहीं ना कहीं 8th लॉर्ड है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखी जा सकती है कि 5th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जो संबंध स्थापित हो रहा है, थोड़ा क्लोज मॉनिटर करने की कोशिश करूँ तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में सूर्य जो है वो पंचम में बैठे थे क्योंकि पंचम भी कहीं ना कहीं पद प्राप्ति को दर्शाता है। इसी तरीके से वहाँ से उनका रिश्ता 8वें से जुड़ रहा था। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो सूर्य जो है वो मघा नक्षत्र में बैठे हैं और मघा के ही नक्षत्र में गुरु भी बैठे। सेम नक्षत्र में गुरु का आ जाना जो कि 5th और 8th लॉर्ड
कोई ना कहीं एक कॉम्बिनेशन 5th हाउस 8th हाउस का सूर्य के साथ बना रहे थे। साथ ही साथ जो यहाँ पे लगन है वो है शुक्र का, और शुक्र भी क्योंकि कहीं ना कहीं साथ में बैठे हैं तो उनका भी पूरी तरह से प्रभाव अष्टम के साथ, गुरु के साथ उस भाव में बैठने से जुड़ा हुआ है। तो 8th हाउस सूर्य के ऊपर भी प्रभाव कर रहा है, लगन के ऊपर भी प्रभाव कर रहा है, लग्नेश के ऊपर भी प्रभाव कर रहा है। अगेन कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि प्रधानमंत्री पद पे विराजित होना पड़ा, पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 8th हाउस को आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। ये इस तरीके का भाव है कि ज़िंदगी को बिल्कुल बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तीसरी हम कुंडली ले लेते हैं, ये कुंडली है वीपी सिंह जी की। वीपी सिंह जी की कुंडली में आप देखिए सूर्य जो है वो 12th हाउस में बैठे हैं। सूर्य का जो संबंध बन रहा है वो बुध से बन रहा है। अब यहाँ पे कोई भी 5th हाउस का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन बुध जो है वो 3rd हाउस और कहीं ना कहीं आपके जो 12th हाउस है उसके मालिक हैं। तो यहाँ पे आत्मा के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक तो करेज, थर्ड एज वेल एज कहीं ना कहीं 12th हाउस, परेशानियाँ, ठीक है। और जब बुध सूर्य के साथ, आत्मा के साथ जुड़ेंगे तो कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। दूसरी प्लस पॉइंट ये देखिए कि केतु जो हैं वो 6 नंबर की राशि में तीसरे भाव में बैठे। जब केतु 6 नंबर की राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ बुध के प्रभाव को लेकर बैठे हैं तो उनके पास एक तो 3rd हाउस करेज भी है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी है। वो कम्युनिकेशन पोटेंशियल की वजह से किसी न किसी तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस वजह से ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो सकते थे। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो 8th हाउस का कोई फॉर्मेशन नज़र ही नहीं आता। अब देखिए 8th हाउस का फॉर्मेशन हमें लगन पे भी दिखना चाहिए और सूर्य पे भी दिखना चाहिए। यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो लगन जो है वो है पुष्य नक्षत्र में, पुष्य के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो कहीं ना कहीं उस नक्षत्र पॉइंट के कारण 7th और 8th हाउस का संबंध सीधे सीधे लगन से तो जुड़ गया। सूर्य के जस्ट सामने ही शनिदेव बैठे हुए, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से कहीं ना कहीं जो आपके 7th और 8th लॉर्ड का संबंध है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है और उसको मजबूत कर रहे हैं शनिदेव, क्योंकि वो बैठे हुए हैं कहाँ पर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। नक्षत्र में बैठ के ये कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। ऐसे कंडीशन में फिर हम देख रहे हैं सूर्य के ऊपर लगन, लग्नेश के ऊपर प्रभाव अगर आ रहे हों, यहाँ पे इस केस में हम देखें तो यहाँ पे लग्नेश के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं है, चंद्रमा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन लगन कहीं ना कहीं प्रभावित है। जब भी लगन एट द सेम टाइम सूर्य अष्टम से प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सक्सेस दिखाई दे रही है। ये 3 कुंडलियां मैंने आपको आपके सामने दिखाई। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को आप देख सकते हो, क्योंकि 8 नंबर से लगन है तो को रूलर बन के आएंगे केतु, वो भी सूर्य के साथ हैं। बुध उस कुंडली में 8वें के स्वामी हैं, वो भी सूर्य के साथ हैं। तो इसलिए जब सूर्य का संबंध अष्टम से दिखाई देता हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। अष्टम अपने आप में बदलाव को दर्शाता है। वो आत्माएं जो किसी न किसी रूप में बदलाव के ख्याल के साथ आई हैं और अगर उन्हें को बाकी सपोर्ट मिल रहा है तो वो किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर किसी बड़े पद पर भी विद्यमान हो सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि 8वें भाव से जब हमने आपके सूर्य को कनेक्ट किया हुआ है तो आप सिर्फ यही सोचना कि वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है। 8वां भाव आध्यात्म तो है, इसमें इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हर इंसान
पूरी तरह से सिर्फ अध्यात्म में ही विलीन है, क्योंकि हम सूर्य एज एन आत्मा देख रहे हैं। यहाँ पे सूर्य एज एन आत्मा ट्रांसफॉर्म हो रही है। बाकी ग्रहों के भी प्रभाव आपके कुंडलियों पर काम करते हैं, सिर्फ एक अकेले ग्रह का प्रभाव ही काम नहीं करता। बाकी के ग्रहों के द्वारा जो रिजल्ट्स हैं वो जिस तरह से ब्लेंड होंगे, आपस में मिक्स होंगे, उस हिसाब से आपको अपने ज़िंदगी के अंदर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सूर्य को, आत्मा को 8वें से जुड़ा है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 8वें को जब हम रीड कर रहे हैं तो वो एकांतवास में रहना हो गया, या फिर वो कंप्लीटली एक कैद में रहना हो गया। जब हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं तो मतलब हमारी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। 8वां जो है वो अपने आप में बहुत ही 8वां अपने आप में बहुत ही अजूबे वाला भाव है। वो क्या रिजल्ट कर सकता है ये किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए जब सूर्य का संबंध 8वें से बन रहा हो और बाकी सिचुएशन सपोर्ट कर रही हैं तो बड़े बड़े पद मिलेंगे, और अगर वहीं पे कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब कर रहा हो तो फिर वो आत्मा को काल कोठरी में भी बंद करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कभी भी जब आप किसी चार्ट्स के अंदर, जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया हुआ है सूर्य को अलग अलग भाव से करके, तो ऐसा नहीं समझना है कि बस अष्टम में आ गया तो सिर्फ माला ही फेरनी है या फिर जेल में जाने वाली बात है। दूसरे ग्रहों के प्रभाव जिस तरह से लगन पे असर करेंगे उस तरह से आपकी ज़िंदगी डिसाइड होगी। ओरिजिनली किसी भी कुंडली में सूर्य जो है वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि आत्मा किस तरफ अपने आप को ले जाने की क्षमता रखती है, और अष्टम से सूर्य आत्मा का जुड़ना, आत्मा अपने आप को किसी न किसी रूप में बदलने की क्षमता रखती है, ये इस बात को दर्शाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सूर्य को लेकर जो हमारी चर्चा थी वो कंप्लीट है। अब जो एक योग होते हैं, सूर्य से आगे कोई ग्रह हो या पीछे कोई ग्रह हो, सिर्फ उन पे फोकस करेंगे, और इसके बाद जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं कुंडलियों में, जैसे कि राशि और चंद्रमा के साथ ग्रहों का बैठना, चंद्रमा के आगे पीछे ग्रहों का बैठना, इनकी तरफ हम लोग अपने फोकस को शिफ्ट करेंगे। सूर्य से आगे और पीछे जब कोई ग्रह बैठे तो उन योगों के नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सूर्य से पीछे जब कोई ग्रह बैठेगा वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाएगा कि इंसान के सोल को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे, और आगे जो ग्रह बैठेगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। इसीलिए सूर्य आगे जिस भी ग्रह की तरफ बढ़ेंगे वो उन तरफ पे अट्रैक्ट करेंगे, और पीछे की तरफ जो ग्रह रहेगा सूर्य से एक घर पीछे, ये चीज़ आपको राशि के हिसाब से देखनी है। जैसे कि इस कुंडली में 2 नंबर की राशि के बाद 3 नंबर की राशि है, तो यहाँ पे सूर्य को, सोल को जो ग्रह पुश करेगा वो कौन कौन से ग्रह होंगे। एक होगा शुक्र और दूसरा होगा बुध, क्योंकि डिग्री में सूर्य से बुध भी कम पीछे है और शुक्र भी पीछे है। शुक्र जब यहाँ पे फोर्स करेंगे तो शुक्र किस 2 चीज़ों के साथ फोर्स कर रहे हैं। एक तो फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस भी पार्लियामेंट में जाने वाला हाउस होता है, ध्यान रखिएगा। जब पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करानी हो किसी की तो फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड एट द सेम टाइम 11th फ्रेंड्स गेन्स, ये पीछे से फोर्स कर रहे हैं आत्मा को जाने के लिए, और साथ ही साथ बुध सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो साहस, पराक्रम और कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं, जिस वजह से वो सोल उस डायरेक्शन की तरफ जाएगी। जुपिटर जो वहाँ पे आके बैठे हैं वो 9th हाउस से आए हैं, और 9th हाउस, 5th हाउस, ये जो हाउसेस होते हैं 9th हाउस, 5th हाउस, ये जो हाउसेस होते हैं ये कहीं ना कहीं बड़े पद प्राप्ति के लिए देखे जाते हैं, क्योंकि दोनों ही, एक बुद्धि है और एक कहीं ना कहीं आपका भाग्य है। उस तरह से देखें तो सोल जो है, सूर्य जो है वो आगे बढ़ रहे हैं 9th हाउस लॉर्ड की तरफ, जो कि 6th हाउस लॉर्ड भी है, यानी कि संघर्ष की तरफ आत्मा बढ़ रही थी, और एक पॉइंट आने पर उनको
एक बड़े पद की प्राप्ति होती हुई नजर आई। इस तरीके से सूर्य के आगे और पीछे अगर ग्रह हैं तो उनको आप स्टडी कर सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना कि जो भी ग्रह सूर्य से आगे है उस तरफ उस आत्मा का बढ़ने की प्रवृत्ति है, और जो पीछे है वो अपने तरीके से उस सोल को फोर्स करेंगे चीज़ों में डेवलप करने के लिए। कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जहाँ पे आपको कभी सूर्य के आगे कोई ग्रह ना मिले या कभी सूर्य के पीछे कोई ग्रह ना मिले, तो वहाँ पे आपको अपने विवेक से चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सर्टेन ऐसे चार्ट्स देखे हैं जहाँ पे कि हमें सूर्य के जस्ट पीछे वाले भाव में कोई ग्रह नहीं मिलेगा, सूर्य के आगे वाले भाव में मिल जाएंगे, उसके साथ में मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसी भी कुंडलियाँ आएंगी जहाँ पे कि सूर्य के पीछे के भाव में ग्रह मिल जाएंगे, सूर्य के आगे के भाव में ग्रह नहीं मिलेंगे। ठीक है, इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक जातक का सवाल और था कि सूर्य हमेशा बुध और शुक्र के साथ चलते हैं, तो हाँ ये सही है कि सूर्य जब भी चलते हैं तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए वो अकेले होते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सूर्य के आगे पीछे कहीं ना कहीं आपको बुध और शुक्र मिल जाएंगे। क्योंकि कोई भी सोल अपने आप में फ्रीली नहीं छोड़ी जाती, बहुत रेयर सोल्स होंगी जहाँ पे कि सूर्य को किसी एक राशि में फ्री छोड़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत रेयर सोल्स होंगी जहाँ पे सूर्य को किसी एक राशि में फ्री छोड़ा जाएगा, वरना ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत कम मिलेंगे आपको जहाँ पे कि सूर्य अकेले किसी एक पर्टिकुलर राशि एक भाव में बैठे हुए नजर आते हों। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये कॉम्बिनेशंस कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के अंदर ही ऑब्जर्व होते हैं। जैसे मैंने दिसंबर के आसपास आजमाया, तो वहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, सूर्य के पीछे तो ग्रह बैठ जाएंगे, सूर्य के साथ वहाँ पे ग्रह बैठे हुए कभी कभी नहीं मिलते। आत्मा कभी भी अपने आप में पूरी तरह से अकेले नहीं छोड़ी जा सकती, क्योंकि बिल्कुल ही फ्रीडम मिल जाएगी तो आप समझ सकते हो कि भस्मासुर हो जाएगा इंसान। इसीलिए बहुत रेयर कंडीशंस हैं जहाँ पे कि सोल को फ्री छोड़ा गया, वरना उसको हमेशा किसी न किसी रूप से कनेक्ट करके रखा गया। जो मैं टर्म बर्डन यूज़ कर रहा था, आप लोग चाहो तो उसको इस फॉर्मेशन से देख लो कि जितने ज़्यादा ग्रह सूर्य के साथ जुड़ते हैं उतनी ही ज़्यादा नॉलेज, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आत्मा को देते हैं वो ग्रह। जितने ज़्यादा ग्रह सूर्य के साथ मिलते हैं उतने ही ज़्यादा ग्रह आत्मा को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देते हैं। इस तरीके से इसको पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है। जो चुनौतियां हैं उनको जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो तो उन एक्सपीरियंसेस के आधार पे हो सकता है आप किसी और अच्छे बेटर पोस्ट पोजीशंस पे अपने आप को बैठाते हुए या बैठे हुए देख सकते हैं। तो कॉम्बिनेशंस जब सूर्य के साथ आ रहे हैं, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अड़चनें आती हैं, जितना खुल के लोग काम करना चाहते हैं नहीं कर पाते, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में अगर आप देखना चाहते तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उस सोल को, उस आत्मा को हेल्प करने के लिए बाकी के ग्रह वहाँ पे भेजे जाते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि उतनी फ्रीडम उस सोल के पास नहीं रहती जितना कि अगर किसी कुंडली में सूर्य कंप्लीटली अकेले बैठे हुए मिल जाए तो। हर उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य के या तो आगे या तो पीछे कोई ना कोई ग्रह हमेशा मिलेंगे। आत्मा को बिल्कुल अकेला कभी नहीं छोड़ के भेजा जाता, कोई ना कोई एक ग्रह ही सही वो आगे पीछे जरूर मिलेंगे। ठीक है, हाँ चंद्रमा के साथ जो वो फॉर्मेशन कंडीशन आती है उसमें चैलेंज आता है। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं माना जाएगा क्योंकि केतु को छाया ग्रह माना जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये केमुंद्रुम दोष की कुंडली थी। केमुंद्रुम दोष की कुंडली होने के कारण चीज मिली और एक वक्त के बाद वापस चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो फॉर्मेशंस थे उसने वहाँ पे उनको पोस्ट पोजीशन जरूर दी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग कम से कम एक बेसिक्स को समझ गए होंगे। कुंडली के अंदर सूर्य कितना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव सीधे सीधे आपके आत्मा के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हैं। सूर्य का जो बल है
वही आपका आत्मबल है। उसके बिना आप कोई भी चीज़ इस दुनिया में हासिल नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।